नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने ही यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू क्लासेस हमारी आ रही हैं और कंटिन्यू आपको चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। मौर्य साम्राज्य की आज हम बात करेंगे इस क्लास में। और मौर्य साम्राज्य परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास में मौर्य साम्राज्य आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कितना रहा और पूरा संपूर्ण शासनकाल कितना रहा और एक एक शासक का शासनकाल कितना रहा, सभी को देखेंगे हम इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मौर्य साम्राज्य, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का विनाश कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की और इसने 323 ईसा पूर्व में नंद वंशों का विनाश किया और इसके बाद इसका राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ। 322 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ और अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसने नंद वंशों का विनाश किया। अगर हम इसके पूरे शासनकाल की बात करें कि इसका शासनकाल कितना है मौर्य वंश का शासनकाल, तो वो था 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक इस वंश का शासनकाल रहा, जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं। अगर क्वेश्चन सबसे पहले तो यही आएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप मौर्य वंश के संस्थापकों में से आप रखोगे याद कि चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, अब इसके जाति को नाम को लेकर के बहुत सारी बातें यहाँ पर आएंगी, हम उस सब को क्लियर करेंगे। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को लेकर के भी उल्लेख आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का भी उल्लेख हम करेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, आगे हम बात करते हैं मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में। ठीक है, एक सेकंड बस जरा हमें दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत के बारे में। मौर्य काल की जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत हैं। तीनों प्रमुख स्रोतों की बात करें तो एक स्रोत है मौर्य काल की जानकारी का, जैसे कहते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। एक पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, यानी मौर्य काल की जानकारी के स्रोतों की हम बात करें तो मौर्य काल की जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत आते हैं। 3 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? एक स्रोत है आपके मौर्य काल की जानकारी का जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत जिसे हम कहते हैं। एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, एक स्रोत है साहित्यिक स्रोत, और एक स्रोत है आपके विदेशी यात्रियों का विवरण, जो उस समय समय पर विदेशी यात्री भारत आए और जिन्होंने जानकारी दी थी मौर्य काल की प्रमुख जानकारी
ठीक है। 3 प्रमुख स्रोत हैं मौर्य काल की जानकारी के। एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले जानिए कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए जानकारी के पुरातात्विक स्रोत हम कौन से स्रोतों को कहेंगे, तो देखिए वे स्रोत जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं और किसी काल की हमें जानकारी देते हैं, ऐसे स्रोतों को पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्रोत वो स्रोत होते हैं। देखिए तो पुरातात्विक स्रोत कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है, खुदाई के दौरान, यानी वे स्रोत जिनको खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है या अन्य किसी भी माध्यम से मिले हों, ऐसे स्रोतों को पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखा गया है। जैसे इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्रोत जैसे अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ठीक है, और बड़े बड़े शिलालेख, ये सभी के सभी वो स्रोत हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए हैं या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हुए हैं और जिनसे कोई भी किसी भी प्रकार की हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऐसे स्रोतों को ही हम पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। एक स्रोत आते हैं इसमें इसी के अंतर्गत, जिसे कहते हैं हम साहित्यिक स्रोत, यानी लिखित रूप से प्राप्त स्रोत। कौन से? लिखित रूप से प्राप्त स्रोत, यानी ऐसे स्रोत जो लिखित रूप से प्राप्त हुए हैं और जिनसे हमें मौर्य काल की कोई ना कोई जानकारी मिलती है, ऐसे स्रोतों को पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। मैं बताऊंगा कौन कौन से पुरातात्विक और कौन कौन से साहित्यिक हैं। तो पुरातात्विक और साहित्य की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये इसी के अंतर्गत आते हैं। इंडिका, मुद्रा राक्षस, और प्रमुख जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, ये वो सभी प्रमुख स्रोत हैं जो जानकारी देते हैं हमें मौर्य काल की। अब विदेशी यात्रियों की बात करें तो देखिए समय समय पर मौर्य काल में कई विदेशी यात्री आए। जैसे एक आए थे मेगस्थनीज। सबसे पहले मेगस्थनीज भारत आया और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और इसी पुस्तक में हमें मौर्य काल की जानकारी के बारे में महत्वपूर्ण, यानी मौर्य काल की जानकारी का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और सबसे प्रमुख जानकारी मिलती है मेगस्थनीज की इंडिका से। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए इसके अलावा दो अन्य और लेखक और अन्य राजदूत भी आए थे जिन्होंने भारत की राजनीति पर वर्णन किया है, इसके बारे में जानकारी दी है। जैसे एक थे आपके बात करें तो जैसे डाईमैकस की बात करें तो डाईमैकस भी भारत आया। डाईमैकस भारत आया था। ये किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। नंबर 3 की बात करें तो एक और प्रमुख यात्री आए थे जिसका नाम था डायनोसियस। ये दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए और मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। आइए एक एक को देखेंगे हम कौन कौन से स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे हम चाणक्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो पहला पुस्तक ये है। पुरातात्विक नहीं, साहित्यिक स्रोतों की हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में पहला आता है, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
शास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। इस पुस्तक के बारे में बात करें तो देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह पहली बात तो किस चीज़ की जानकारी देती है हमें और इसके अंतर्गत होता क्या है। जानकारी की बात करें तो इस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है, यह पुस्तक हमें किस चीज़ की जानकारी देती है। तो इस पुस्तक से जो हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है पाटलिपुत्र का लोक प्रशासन एवं राजनीति। पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन एवं राजनीति पर आधारित पुस्तक है और हमें यह इसी की जानकारी देती है, पाटलिपुत्र के नगर की प्रशासन की, और यहाँ इसी प्रकार की हमें जानकारी देती है कि वहाँ का प्रशासन कैसा था, लोक प्रशासन कैसा था, और लोक प्रशासन के साथ साथ यहाँ की राजनीति कैसी थी। ठीक है, चलिए इस पुस्तक में बात करें तो इस पुस्तक में 15 भाग हैं, यानी भाग कितने हैं, भाग 15 भाग हैं। यह पुस्तक 15 भागों में बटी हुई है। उपभाग की बात करें, उपभाग 180 उपभाग हैं, यानी सब के सब। ठीक है, ये तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये चैप्टर हैं और ये सब चैप्टर हैं। जैसे मान लीजिए जैसे होता है कि जैसे कक्षाएं होती हैं, जैसे 10वीं क्लास होती है, 10वीं क्लास में सेक्शन A B C D इस प्रकार से, तो यहाँ पर पार्ट वन में सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 180 उपभाग हैं। और इसमें मंत्रों की बात करें कि कितने मंत्रों का इसमें संकलन किया गया है, तो मंत्र जो हैं इसमें वो 6000 मंत्र हैं। कितने, 6000 मंत्रों का यानी श्लोकों का इसमें वर्णन किया गया है। और ये लिखी किसने है, ये इसके लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो लेखक की बात करें, उन्हें आप जानते हैं लेखक को, इनका नाम है कौटिल्य या चाणक्य। और इनका अन्य नाम दूसरा भी है, वो है विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनकी एक उपाधि है, विष्णुगुप्त की एक उपाधि, उस उपाधि की बात करें तो इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली कौन थे, तो मैकियावेली इटली के एक राजनीतिक शास्त्री थे, जिन्होंने वर्तमान राजनीति पर आधारित पुस्तकें लिखी, और इन्होंने ही आज की वर्तमान राजनीति के बारे में इस पर प्रकाश डाला और वर्तमान राजनीति के बारे में इन्होंने बताया। और इस कारण कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि कौटिल्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राजनीति पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक को 1909 में, तब 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री द्वारा इसे प्रकाशित करवाया गया। अगर आपसे पूछे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रकाशित कब करवाया गया था, तो 1909 में। अगर आपसे ये पूछे कि किसके द्वारा इसको प्रकाशित कराया गया था, तो उसका नाम था डॉक्टर श्याम शास्त्री। तो याद रखना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं, 6000 मंत्र हैं। लेखक की बात करें तो अर्थशास्त्र का लेखक इसे कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य के 3 नाम हैं। इसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, भारत का मैकियावेली भी कहते हैं।
1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया गया। यानी इससे पहले ये प्रकाश में नहीं आई थी, बल्कि 1909 में ही इस अर्थशास्त्र को लिखा था। चाणक्य ने जिस पुस्तक को लिखा, अर्थशास्त्र को लिखा, इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। केवल इस पुस्तक में ये लिखा गया है कि कोई व्यक्ति था जिसने नंद वंशों का विनाश करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट। तो अगली जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। आप देख सकते हैं यह है इंडिका, जिसे बाद में प्रकाशित किया गया था। इंडिका ठीक है, इंडिका की बात करें। ठीक है, चलिए इसके लेखक कौन है, सबसे पहले हम इसके लेखक देख लेते हैं। इंडिका के लेखक, इसके लेखक का नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई थी। इसकी बात करें तो देखिए 1896 लगभग 1846 में डॉक्टर स्वानवेग तथा, चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं सेंटेंस को। 1846 में डॉक्टर स्वानवेग ने इस पुस्तक को यानी इसे प्रकाशित कराया। बाद में 1891 में मैक्रीडल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद कराया। अंग्रेजी में अनुवाद कराया, याद रखना। तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो मेगास्थनीज उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था। सेल्यूकस निकेटर का एक दूत जो 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और 299 ईसा पूर्व में यहाँ से वापस चला गया था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले जाते हैं तो उसी समय ये भी उनसे पहले ये भी राज्य को छोड़ देता है और वापस अपने यूनान चला जाता है, क्योंकि एक यूनानी राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। ये है मेगास्थनीज, और सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। ये वापस चला जाता है अपने देश यानी यूनान वापस चला जाता है, और इसने भारत की राजनीति, लोक प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। इस पुस्तक से भी हमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। आगे बात करें नेक्स्ट, आगे है मुद्रा राक्षस। ये भी एक पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक का नाम है विशाखा दत्त। इस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है? विशाखा दत्त यानी मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, यह विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक में एक विरसल शब्द का उल्लेख मिलता है। जानकारी क्या मिलती है इस पुस्तक से? हमें जो जानकारी मिलती है इस पुस्तक से, वो जानकारी है एक विरसल शब्द की। विरसल शब्द मिलता है, और इस विरसल शब्द का उल्लेख एक शूद्र जाति से बताया गया है, शूद्र जाति से। और इस पुस्तक से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पे है नहीं, पर मैं उसके बारे में बता दूंगा। चलिए पहले शिलालेख देख लेते हैं, स्तंभलेख और शिलालेख। ये स्तंभलेख हैं, स्तंभलेख, और इनकी संख्या 7 थी। 7 जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं स्तंभलेख। ठीक है, जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभलेख था। ठीक है, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदगढ़। ठीक है, और प्रयाग स्तंभलेख। ये कुछ कुल मिलाकर के 7 स्तंभलेख थे। और
दिल्ली जो मेरठ वाला स्तंभ लेख है ये सबसे अंतिम स्तंभ लेख था और यही एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर 7 लेख लिखे हुए हैं, बाकी सब अपूर्ण स्तंभ लेख हैं। ठीक है। अशोक के द्वारा स्तंभ लेखों का निर्माण कराया गया था और इसमें लोगों से संबंधित जानकारी हुआ करती थी और राजा के द्वारा जो भी उस समय जो भी नियम कानून बनाए जाते थे उनको प्रजा तक पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। आगे बात करें नेक्स्ट, तो आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, यह है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख है ये। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पहले तो इसका लेखक कौन था, लेखक की बात करें तो लेखक का नाम था हरिसेन। हरिसेन द्वारा लिखा गया एक स्तंभ लेख यह वर्तमान इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख भी इसे कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इस स्तंभ लेख से अशोक की पत्नी कारुबाकी एवं इसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखना ये स्तंभ लेख हैं और मैंने संख्या इनकी बताई है। इसके बाद ये देखिए सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, विदिशा आपको पता होगा, यहीं पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश में या एमपी में स्थित है और अशोक के द्वारा इस स्तंभ लेख को लिखवाया गया था, बनवाया गया था और बाद में जाकर के पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस पर वेदिकाएँ लगवाई गई थी। याद रखना, आगे बात करेंगे हम इस चीज़ को लेकर के। जब आगे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल को हम पढ़ेंगे तो उसी समय हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों एवं जैन ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य के क्षत्रिय होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्षत्रिय होने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक अभिलेख और आता है जिसका नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, इसके लेखक की बात करें तो लेखक किसने लिखवाया था, तो इसको लिखवाया था रुद्रदामन ने। इसको रुद्रदामन ने लिखवाया था। रुद्रदामन कौन था, ये एक शक शासक था।
कौन? शक शासक। एक शक शासक था रुद्रदामन। और जूनागढ़ कहाँ स्थित है? था वर्तमान गुजरात। वर्तमान गुजरात में जूनागढ़ है और इस अभिलेख को लिखवाया था रुद्रदामन ने। यह पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखवाया गया था। इससे पहले जितने भी अभिलेख लिखे थे वो प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ठीक है, अरमाइक भाषा, अरमाइक लिपि, पाली, ठीक है, इन सभी लिपियों में और भाषाओं में लिखवाए गए थे। लेकिन अभी तक संस्कृत भाषा में कोई भी अभिलेख लिखवाया नहीं गया था। 150 AD के आसपास, 150 ईस्वी में शक शासक रुद्रदामन ने इस अभिलेख को लिखवाया था। इसकी शैली की बात करें कि ये कौन सी शैली में लिखवाया गया, तो शैली ये थी चंपू शैली। चंपू शैली में संस्कृत भाषा में लिखवाया गया है। चंपू शैली का अर्थ होता है जिसमें गद्य एवं पद दोनों के अंश विद्यमान हो, ऐसी शैली को चंपू शैली कहा जाता है। इस अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है? इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण कराया था। उस झील को हम सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस झील को हम सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं। बाद में अशोक के द्वारा इसको रिट्रोफिटिंग कराई गई थी, यानी पुनर्निर्माण कराया गया था। आगे चल कर के कुछ गुप्त शासकों ने भी इसमें योगदान दिया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रमुख विदेशी लेखकों की। तो जैसे कौन कौन आए, तो लेखकों के द्वारा, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण मिलता है तो उसमें से एक ही है जिसका नाम है मेगस्थनीज, ठीक है। क्या नाम है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यह एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था। ठीक है। 303 BC में यह भारत आया। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 303 BC से 299 BC तक रहा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा दूत आया था, तो उसका नाम था मेगस्थनीज, ठीक है, याद रखना। मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, क्योंकि 303 BC में इनके मध्य संधि होती है। युद्ध होता है 304 BC में, 303 BC में संधि होती है और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर अपना एक दूत और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और वापस चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। चलिए, नमस्ते।